सो एसी के लेक्चर 6 में आज हम चर्चा करने वाले हैं पावर ऑफ एन एसी सर्किट। यहाँ मैं आपको एसी सर्किट्स कंपोनेंट के साथ रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर के साथ एक कंबाइंड पावर की एनालिसिस की जाएगी और साथ में इंडिविजुअली रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर की एनर्जी और पावर की भी चर्चा करूँगा। सो आज का टॉपिक है पावर ऑफ एसी सर्किट, लेक्चर नंबर 7। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि पावर का मतलब तो आप जानते ही हैं, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, यानी रेट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन या एनर्जी बर्निंग भी आप कह सकते हैं। दोनों बातें हैं, रेट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन या फिर रेट ऑफ एनर्जी बर्निंग। कहीं ना कहीं पावर का फार्मूला W/T पढ़ा हुआ है आपने, और अगर यही वर्क डन एनर्जी के फॉर्म में बाहर आ रही है तो एनर्जी बाई टी, और अगर यही एनर्जी किसी और फॉर्म में, किसी अदर फॉर्म में लाइक हीट के फॉर्म में बाहर आ रही है तो हीट बाई टाइम को पावर कहते हैं। तो पावर का बेसिक फार्मूला तो आपको क्लियर है। अब यहाँ क्या है, रेटिंग से जुड़ी हुई एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ समझने की है। जब आप किसी नॉर्मल सर्किट में करते हो, लाइक जब आप डीसी की बात करते हो, तो डीसी में आपको पता है कि डायरेक्ट करंट मूव कर रही है, डायरेक्ट करंट फ्लो कर रही है, सो एक कांस्टेंट करंट देखने को मिलती है। तो जब आपने जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को पढ़ा था तो आपने वहाँ पावर के डिफरेंट फार्मूलाज पढ़े थे, जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला पढ़ा था V/I। अगर आपको याद होगा तो पावर का फार्मूला क्या है, V/I, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से। तो अब लॉजिक ये है कि अगर V एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन है और एक कांस्टेंट करंट्स की सप्लाई हो रही है, तो वो कितनी पावर ऑफर करने वाला है किसी रजिस्टर के अक्रॉस, उसका फार्मूला V/I हो जाएगा। या फिर किसी भी ऐसी डिवाइस जो एनर्जी कंज्यूम कर रही है, जो पोटेंशियल डिफरेंस करा रही है, V/I का फार्मूला काम कर जाता है डीसी के अंदर। लेकिन एसी में प्रॉब्लम क्या है कि I लगातार बदल रहा होता है और साथ में V भी लगातार बदल रहा होता है। मतलब V और I एक तो साइनोसाइडल फंक्शन है। जैसे V को आप E/I भी कह सकते हो, EMF E/I। तो अब E भी टाइम का फंक्शन है एसी के अंदर, E0 sin ωt, और I भी फंक्शन है टाइम का, I0 sin ωt। डिपेंड करता है कौन सा है, रेजिस्टिव है, कैपेसिटिव है या इंडक्टिव है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जब बात एसी सर्किट की होती है तो पहली बात, E और I कांस्टेंट नहीं है, दोनों टाइम वेरिंग है। दूसरी बात, ज़रूरी नहीं कि E और I दोनों सेम फेज में हों, डिफरेंट भी हो सकता है। केवल रजिस्टर में, रजिस्टिव सर्किट में दोनों सेम फेज में होते हैं, अदरवाइज दोनों का फेज डिफरेंट भी हो सकता है। ऐसे में यहाँ जो चीज़ें समय के साथ बदल रही हों और जिन चीज़ों का फेज क्लियर ना हो, उन चीज़ों का पावर ऐसे नहीं निकाल सकते। आप पूरी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए नहीं बता सकते, आपको एक पर्टिकुलर इंस्टेंस के लिए बताना होता है कि इस इंस्टेंस में ये इतना पावर ऑफर कर रहा है। और अगर आप चाहें तो आप एवरेज भी निकाल सकते हैं 1 साइकिल के लिए, 2 साइकिल के लिए या 3 साइकिल के लिए। यानी कि इन एसी, जैसा मैंने आपसे कहा, इन एसी, इस बात को जो मैंने बताया है उसको ज़रा मैं लिख भी देता हूँ आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो आपने देखा यहाँ कि दोनों एसी के अंदर वोल्टेज एंड I बोथ वेरी साइनोसाइडली विद टाइम, और ज़्यादातर ये दोनों सेम फेज भी नहीं होते। सो दैट फॉर एसी वी डिफाइन इंस्टेंटेनियस पावर। अब क्वेश्चन आता है इंस्टेंटेनियस पावर क्या है, तो आप ध्यान रखेंगे इंस्टेंटेनियस पावर इज प्रोडक्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड इंस्टेंटेनियस करंट। तो आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ आ गई। तो इंस्टेंटेनियस पावर की अगर बात करें, सो ये लॉजिक यहाँ समझ आई कि इंस्टेंटेनियस पावर का फार्मूला आया V इंस्टेंटेनियस एंड I इंस्टेंटेनियस। इसी V को आप E कह सकते हैं, यानी इंस्टेंटेनियस पावर हो जाएगा इंस्टेंटेनियस वोल्टेज या फिर EMF और इंस्टेंटेनियस करंट। अब इस बात को आपको समझना होगा कि मान लेते हैं कि जो इंस्टेंटेनियस E है उसको आप पहले से डिफाइन करते आए हो, E0 sin ωt या E0 sin थीटा, थीटा को आपने ωt लिख दिया। तो मान लेते हैं कि जो EMF है वो ωt फेज के साथ चल रहा है, तो E0 sin ωt डिफाइन कर दिया। आप जानते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ EMF है। और जो करंट है यहाँ I, उसके लिए हमने कर लिया I0 sin ωt, और मान लेते हैं कि कुछ डिफरेंस है, प्लस माइनस दोनों ही मान सकते हो आप, प्लस माइनस दोनों, आपकी जो इच्छा, मन करे प्लस मानो, मन करे माइनस मान लो,
कोई सा भी एक मान सकते हो। तो मान लेते हैं कि जो करंट है यहाँ, वो ईएमएफ से फाई पीछे है। आपको पता है कि जब एलसीआर कॉम्बिनेशन होता है तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाते हैं। तो अभी सिचुएशन ये मान लेते हैं कि ईएमएफ ओमेगा टी और जो आई है वो ई से फाई डिग्री पीछे है। आप आगे भी मान सकते हैं, दोनों से सेम रिजल्ट आएगा। तो बहरहाल ये मान लिया हमने। अब मैं इसको हटाता हूँ और फिर इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके प्रॉपर इसको डेरिवेट करते हैं। सो ओवरऑल ये फॉर्मूला निकला ए नॉट साइन ओमेगा टी एंड आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई, पावर इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला है। आप इसको एक काम और कर सकते हो, ए नॉट और आई नॉट को एक साथ रखो तो ए नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी एंड ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस फाई, यानी कि साइन के दो टर्म यहाँ आ गए। अब आप एक छोटा सा काम ये कर सकते हो, आपने पहले पढ़ा होगा एक आइडेंटिटी 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल्स टू कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, यानी यहाँ कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी, ये आइडेंटिटी आपने पढ़ा हुआ है। सो इसी आइडेंटिटी को यूज़ करने के लिए यहाँ पे हम चाहें तो, क्योंकि साइन ए साइन बी तो है ही, अगर आप 2 और मिल जाए तो ऐसे के लिए आप क्या करोगे, तो आंसर इस 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। अब ये 2 यहाँ आ जाएगा और 2 का मल्टीपल इस आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। आपका टारगेट है सिंगल आइडेंटिटी बनाना, इसको और सिंप्लीफाई करना, उसके लिए आपको ये करना है। तो फाइनली आप लिख सकते हैं ए नॉट और आई नॉट डिवाइड बाई 2, और ये आप इसको इस आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी में। तो सबसे पहले सोचिए कॉस ए माइनस बी के बारे में। तो ओमेगा टी ए है और ओमेगा टी माइनस फाइव बी है, तो ओमेगा टी में से ये माइनस करेंगे तो ये गया और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी इसका आंसर बचेगा कॉस फाइव। मतलब ओमेगा टी में से ओमेगा टी माइनस हुआ और ओमेगा टी माइनस माइनस प्लस फाइव, तो ओमेगा टी से ओमेगा टी गया और बचा प्लस फाइव, तो कॉस फाइव आ गया। फिर से ये माइनस साइन आया, कॉस ए प्लस बी। अब ए प्लस बी करेंगे तो ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी, तो आ जाएगा 2 ओमेगा टी, यानी कि कॉस 2 ओमेगा टी और माइनस फाइव, ये टर्म आया। ये फार्मूला है किसका, तो पावर इंस्टेंटेनियस का, इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला है। आप देखेंगे आप इस फार्मूला को और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं एक और वर्जन में। वो एक और वर्जन क्या होगा, आप इसको 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, यानी कि पावर इंस्टेंटेनियस का एक और फार्मूला मिल जाएगा ई नॉट बाई √2, ई नॉट बाई √2 और यहाँ इंटू आई नॉट बाई √2, और ये हो जाएगा कॉस फाइव माइनस कॉस 2 ओमेगा टी माइनस फाइव, ये टर्म हो जाएगा, आपको पता है। अब ई नॉट बाई √2 आपने पढ़ा हुआ है, ई नॉट बाई √2 क्या होता है, तो आई होप आपको क्लियर है। ई नॉट बाई √2 को आप लिख सकते हैं ई आर एम एस, तो पावर इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला है ई आर एम एस आई आर एम एस, एंड ये एंटायर टर्म रहेगा कॉस फाइव माइनस कॉस 2 ओमेगा टी और माइनस फाइव। ये टर्म आप देख सकते हैं। तो इंस्टेंटेनियस पावर ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव माइनस दिस टर्म के इक्विवेलेंट है। आई होप कि आपको ये डेरिवेशन समझ आया है। बड़ा आसान सा डेरिवेशन है जिसमें आपने थोड़ा फेज डिफरेंस ले लिया और उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर लिया, ये फाइनल फार्मूला आ गया। तो ये तो रही इंस्टेंटेनियस पावर। अब इसी से जुड़ी हुई एक और बातचीत है और वो है एवरेज पावर की। तो इंस्टेंटेनियस पावर वाला टॉपिक खत्म, अब जरा एवरेज पावर का देखिए। एवरेज पावर, एवरेज का मतलब होता है कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आप एवरेज के बारे में सोचते हो। अब वो टाइम क्या हो सकता है, क्योंकि ये साइक्लिक मोशन है तो यहाँ आप एक साइकिल के बारे में सोचें कि अगर वंस कंप्लीट साइकिल एक एसी कवर करता है तो वो कितनी एवरेज पावर डील करेगा या पोजेस करेगा, आइए उसके बारे में सोचते हैं। तो ये आपने डेविएशन समझ ही लिया है, मैं इसको हटाता हूँ और एवरेज पावर यहाँ दिखाता हूँ। सो जब भी बात एवरेज पावर की आएगी तो आपके दिमाग में
हमेशा से एवरेज पावर पर साइकिल स्ट्राइक करनी चाहिए। तो अगर पर साइकिल आप देखते हो कि एवरेज पावर कितनी ऑफर करेगा, यानी एक साइकिल के बारे में आपको सोचना है। अब एक साइकिल में थोड़ा इस कहानी को सोचिए, ये ERMS एक कांस्टेंट वैल्यू, IRMS एक कांस्टेंट वैल्यू, फाई एक कांस्टेंट एंगल है फेज डिफरेंस, जो टाइम का फंक्शन है वो यहाँ है cos 2 ओमेगा t माइनस फाई। सिर्फ ये वाला टर्म टाइम के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है, बाकी सारे टर्म्स तो फिक्स्ड ही हैं, केवल एंगल पता होना चाहिए, आपको पता लग जाएगा। तो जब बात यहाँ टाइम की आती है तो यहाँ एवरेज का मतलब है ERMS का, ये तो ऑलरेडी एवरेज वैल्यू ये भी है, ये कांस्टेंट एंगल है, यानी एवरेज हमेशा इसका देखेंगे। तो आपको मैंने पहले से भी बताया था कि एज एवरेज ऑफ cos 2 ओमेगा t माइनस फाई इज ऑलवेज ज़ीरो। पता नहीं आपको याद है या नहीं है। सिंगल पावर साइन या कॉस की सिंगल पावर अगर है तो इसका एवरेज एक साइकिल के लिए हमेशा ज़ीरो होता है। हमेशा क्या होता है? ज़ीरो। अगर स्क्वायर पावर है तो 1/2। इस बात को मैं अलग अलग फॉर्मेट्स में कई बार बता चुका हूँ कि अगर स्क्वायर पावर है तो इस एंटायर टर्म का एवरेज 1/2 हो जाएगा। सिंगल पावर है तो इसका ज़ीरो हो जाएगा। कैसे ज़ीरो होगा आप चाहें तो देख सकते हैं। अगर इसी का एवरेज निकालना हो, इसी का ही, सो कहीं ना कहीं आप वैल्यू रख करके भी देख सकते हैं। कैसे वैल्यू? जैसे अगर इस यहीं पे भी देख लीजिए, सबसे पहले t इज इक्वल टू 0 से कैपिटल T तक, तो कैपिटल T रखेंगे। कैपिटल T की वैल्यू 2π ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा कटा 2 × 2π 4π होता है। cos 4π की वैल्यू 1 माइनस cos 0, क्योंकि इंटीग्रेट करेंगे 0 से कैपिटल T तक, तो 1 आ जाएगा 4π और माइनस cos 0 की वैल्यू फिर से 1 माइनस 1 0। अगर इसको आप इंटीग्रेट करते हैं साइन में तो 0 माइनस 0 0, यानी हर हाल में cos सिंगल पावर का इंटीग्रल एक होल साइकिल हमेशा 0 आता है। स्क्वायर पावर को 1 माइनस cos स्क्वायर 2 ओमेगा t अपॉन 2 वाले में चेंज करते हैं तो 1/2 आ जाता है। तो स्क्वायर होता है तो एवरेज एक साइकिल के लिए 1/2 याद रखना है, और सिंगल पावर है तो उसका एवरेज हमेशा 0 है। आप चाहें तो इंटीग्रेट करके वैल्यू पुट करके 0 से कैपिटल T रेंज लेकर के भी सॉल्व कर सकते हैं। हर हाल में ये 0 आना है, तो इस बात को बता भी चुका हूँ। तो ये वाला टर्म यानी सेकेंड टर्म जो टाइम डिपेंडेंट है उसकी वैल्यू 0 हो गई। इसका मतलब जो एवरेज पावर का फॉर्मूला आया वो आया ERMS IRMS cos फाई। ये है बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फार्मूला जो आपको ऑलवेज ध्यान रखना है। ये भी किसी की हमेशा फिक्स्ड होगी, ये वाली वैल्यू भी हमेशा फिक्स्ड होगी, और cos फाई यानी E और I के बीच में एंगल भी आपको पता होगी। अगर पता होगी तो आसानी से किसी भी सर्किट का एवरेज निकाला जा सकता है। तो ये फार्मूला आपको ऑलवेज ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है इसी सर्किट में। किस चीज़ का? ERMS × IRMS cos फाई ध्यान रखना है, जिसमें से अगर आप देखेंगे इसकी कोई वैल्यू है, इसकी कोई वैल्यू है, इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा फिक्स्ड आएगा। अब cos फाई यानी इन दोनों के बीच का एंगल डिफाइन करेगा कि उसकी एवरेज पावर कितनी है, यानी पावर एक्चुअल में वो कितनी ऑफर कर रहा है वो डिपेंड करेगा cos फाई के ऊपर। इसीलिए इस cos फाई को पावर फैक्टर कहा जाता है, क्योंकि पावर की वैल्यू इसके बराबर आएगी या 0 आएगी या माइनस में चली जाएगी, वो डिपेंड करता है फाई के एंगल के ऊपर। तो नेक्स्ट टॉपिक इसी से जुड़ा हुआ है, एक पावर फैक्टर का, जरा मैं उसको भी यहाँ डिफाइन कर दूँ। लेकिन बिफोर पावर फैक्टर एक और चीज़ यहाँ देख लीजिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले इसको समझना, आपको पता है कि AC सर्किट में 3 कंपोनेंट्स हैं, एक रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर। तो अगर मान लिया कि प्योर रजिस्टिव सर्किट है, यानी सर्किट क्या है? प्योर रजिस्टिव। अगर सर्किट प्योर रजिस्टिव होगी तो आप बताइए, आपने पढ़ा हुआ है रजिस्टिव सर्किट के लिए जो फेज डिफरेंस होता है वो 0 होता है, यानी फाई की वैल्यू यहाँ क्या होती है? 0। अगर फाई की वैल्यू 0 हुई, ऐसे में P एवरेज का फार्मूला कितना हो जाएगा? तो P एवरेज का फार्मूला आप देखेंगे ERMS × IRMS। सिंपल है, ये फार्मूला हो जाएगा, क्योंकि cos फाई इज इक्वल टू 0, यानी कि ये cos 0 की वैल्यू 1, यानी P एवरेज इस चीज़ के बराबर हो जाएगा। आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि अगर प्योर रेजिस्टिव है, सॉरी प्योर कैपेसिटिव है या फिर प्योर इंडक्टिव है, प्योर इंडक्टिव, तीनों का कॉम्बिनेशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बात कर रहा कि अगर उनमें से तीनों में से कोई एक एक अवेलेबल है, तो अगर प्योर कैपेसिटिव है या प्योर इंडक्टिव है
तो इन दोनों के लिए फाई की वैल्यू होती है 90 डिग्री, ये आपने पहले से पढ़ा हुआ है। ई और आई के बीच में अल्टीमेट एंगल, फेजर आपने पढ़ा हुआ है, दोनों के बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री है। ऐसे में cos 90 की वैल्यू 0, तो पावर एवरेज हो जाएगा 0, पावर एवरेज 0। यानी कि प्योर इंडक्टिव और प्योर कैपेसिटिव 0 पावर ऑफर करता है, कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं, ओवरऑल एनर्जी बैक हो जाती है दोनों में स्टोर होकर के। इसका मतलब वो जो एवरेज पावर डिसिपेट करेगा वो 0 करेगा, केवल रेजिस्टर करेगा, क्योंकि रेजिस्टर कोलिजन के थ्रू एनर्जी को बर्न करता है। तो ये स्टोरी थी इस फॉर्मूले से तीनों का। हालांकि इन तीनों को अलग तरीके से भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? आपने जो स्टार्ट किया था ये डेरिवेशन, उसमें जहां आपने ई की वैल्यू ई नॉट साइन ओमेगा टी ली थी और आई की वैल्यू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5 ली थी, माइनस 5 की जगह पाई/2 ले लेना है। जब आप पाई/2 लेंगे फिर कन्वर्ट करेंगे तो वो 0 ही आएगा। तो आप ये काम, और इसके साथ आप 0 डिग्री ले लेंगे तो ई नॉट साइन ओमेगा टी और आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो ई आर एम एस और आई आर एम एस आ जाएगा। तो आप अलग अलग भी करेंगे तब भी आ जाएगा, वरना इस कंबाइंड फार्मूले से तो सबसे आसान है, जनरलाइज इक्वेशन डेवलप कर ली और उससे एंगल वाली लॉजिक से आपने इसको लिंक कर लिया। तो ये रहा एसी सर्किट की पावर। अब मैं इस cos फाई यानी पावर फैक्टर की ज़रा चर्चा करता हूँ आपके साथ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सो जनरली इक्वेशन आपने पढ़ी एवरेज पावर की, ERMS IRMS cos फाई, इसमें से ध्यान रखें। आपने किसी सर्किट को देखा, आपने ERMS देख ली, IRMS देख ली, उसका प्रोडक्ट आपको लग रहा है पावर है, लेकिन ये पावर नहीं है, अपरेंट पावर है, अपीयर होने वाला पावर। लेकिन एक्चुअल पावर तब तक नहीं आएगी जब तक फेज एंगल पता नहीं लगेगा। यानी cos फाई से मल्टीप्लाई करने के बाद ही जो आएगा उसको आप ट्रू पावर कहोगे। एक्चुअल में ये जो पावर है, तो फिर ट्रू पावर का जो फॉर्मूला आया, ध्यान से समझिएगा, वो एपरेंट पावर और इनटू पावर फैक्टर के ठीक बराबर है। पावर फैक्टर ट्रू पावर को 0 भी दे सकता है, मैक्सिमम वैल्यू भी दे सकता है, डिपेंड करता है कि पावर फैक्टर है क्या। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि जो पावर फैक्टर है, पावर फैक्टर ये रेशियो है किस चीज़ के? ट्रू पावर डिवाइड बाई व्हाट? डिवाइड बाई एपरेंट पावर का। यानी जो एपरेंट पावर, सॉरी, जो एक्चुअल में आउटपुट मिल रहा है और जो मैक्सिमम अमाउंट मिल सकता है, इन दोनों का जो रेशियो है उसी का नाम है पावर फैक्टर। और इसी को आपने cos फाई से रिप्रेजेंट किया है। यानी कि पावर आउटपुट, जो पावर आउटपुट है, डिवाइड बाई ERMS इंटू IRMS। यानी ERMS IRMS के प्रोडक्ट को जो एक्चुअल आउटपुट आ रहा है, अगर आप उससे डिवाइड करोगे तो cos फाई आएगी। फिर से यहाँ इसको ऊपर लिख देता हूँ। cos फाई क्या है? तो एक्चुअल आउटपुट जो हमें मिल रहा है और डिवाइड बाई ERMS और IRMS। दिस इज द स्टोरी। ये स्टोरी है किस चीज़ की? cos फाई यानी पावर फैक्टर की। अब इसको एक और तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। ये तो एक इंपॉर्टेंट बातचीत थी जो आपने समझ ली। यानी ऑलवेज ध्यान रखेंगे cos फाई पावर एवरेज यानी पावर आउटपुट डिवाइड बाई दिस वैल्यू है। अब मैं आपको एक और तरीके से पावर फैक्टर को डिस्क्राइब करता हूं, इसको जरा हटा देता हूं। सो इसको एक और तरीके से दिया जा सकता है या दिखाया जा सकता है R/Z। फिर से आपको बता दूं, जो भी फेज एंगल होता है, आपने पढ़ा है, ये मान लिया XL माइनस XC या फिर XC माइनस XL है, ये Z है नेट इम्पिडेंस और ये R है, ये वाला एंगल फाई है। इनके बीच का जो एंगल है वो रेजिस्टेंस के साथ भी दिखाया जा सकता है, ये बात आप जानते हो। अब ये अगर फाई है तो आपको कहीं ना कहीं आइडिया है कि अगर cos का फाई लेना है तो बेस बाई हाइपोटेनियस यानी R/Z हो जाएगा। तो ये जो पावर फैक्टर है उसका जो कोसाइन है वो कहीं ना कहीं R/Z को भी शो करेगा। यानी कि E और I के बीच का जो फेज डिफरेंस फाई है वो R और Z के बीच का एंगल भी बन सकता है XL माइनस XC के फॉर्म में। इम्पिडेंस ट्रायंगल में भी वो एंगल दिखाया जाता है, वही डिफरेंस यहाँ आएगा फाई, E और I के बीच का जो एंगल है। अब उस एंगल से आप इम्पिडेंस ट्रायंगल से R/Z को भी लिंक कर सकते हो। तो जो फैक्टर है यहाँ पावर फैक्टर, वो R/Z के इक्वलेंट भी लिखा जा सकता है। Z आप जानते हो, Z की वैल्यू होती है √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ये वैल्यू नेट इम्पिडेंस की है। तो पावर फैक्टर कहीं ना कहीं R/Z की भी इक्वलेंट है। ये भी एक डेफिनेशन बनती है पावर फैक्टर की।
तो पावर फैक्टर 2 है ट्रू पावर और एपरेंट पावर, इसको आप ऊपर वाले को ट्रू पावर कहते हो, तो ट्रू पावर अपॉन एपरेंट पावर की रेशियो भी है और साथ में R/Z यानी R/दिस मच वैल्यू के इक्वल भी है। तो दिस इज होल अबाउट व्हाट पावर फैक्टर। अब आगे की बातचीत, यहाँ भी आप देख सकते हैं प्योर रजिस्टिव R/R इज इक्वल टू 1 यानी cos फाई 90 डिग्री के इक्वल, सॉरी 0 डिग्री के इक्वल, क्योंकि cos फाई 1 है तो फाई 0 डिग्री होगी और बाकी इंडक्टिव और कैपेसिटिव के लिए 90-90 है ही। तो ये रहा पावर फैक्टर। अब इसी से जुड़ी हुई एक और भी कहानी है, इसको कहते हैं वॉटलेस करंट। लास्ट में उसके डिस्कशन कर लेते हैं जरा, वॉटलेस करंट। सो ये बात रही वॉटलेस करंट में। समझिएगा किसी भी ऐसी करंट जिसका एवरेज पावर ज़ीरो आ जाए यानी वो पावर कंज्यूम कर ही नहीं रही है, दे ही नहीं रही है, उसी को तो वॉटलेस कहेंगे, क्योंकि कोई वॉट उसने ऑफर नहीं करा, कोई दिया नहीं। यानी ऐसी कोई भी करंट जिसकी एवरेज पावर 0 हो, वो उसी को कहते हैं वॉटलेस करंट। अब वॉटलेस कौन सी करंट कही जा सकती है, क्या उसका प्रॉपर एग्जाम्पल है, किस टर्म को या किस करंट को आप वॉटलेस करंट कह सकते हो? आप कह सकते हो इंडक्टिव सर्किट में जो करंट पास कर रही है या फिर कैपेसिटिव सर्किट में जो करंट पास कर रही है वो करंट वॉटलेस करंट हो गई। रजिस्टिव सर्किट में जो कर रही है वो वॉटलेस नहीं है। तो वॉटलेस करंट्स का जो एग्जाम्पल है वो है करंट पासिंग इन प्योर इंडक्टिव सर्किट और करंट पासिंग इन प्योर रजिस्टिव कैपेसिटिव सर्किट। तो कैपेसिटिव और इंडक्टिव में पास करने वाली करंट को क्या कहते हैं? वॉटलेस। वॉटलेस करंट को एक और तरीके से समझ सकते हो, विद द हेल्प ऑफ फेजर। मान लिया कि कोई है, मान लिया कि ये कुछ ERMS है, उसको आपने इस फेज से दिखाया हुआ है और 5 डिग्री पीछे IRMS है। मान लेते हैं LCR सर्किट है और उस सर्किट में E और I एक दूसरे से पीछे हैं, लैग कर रहे हैं। अब अगर ये लैग कर रहे हैं और आपको इसको दिखाना है तो आप इसमें एक छोटा सा काम कर सकते हो। आप ये कर सकते हैं कि इस ERMS को रिजॉल्व कर लीजिए दो कंपोनेंट में। एक तो इस तरफ फाई के अलोंग आप लिख सकते हैं IRMS cos फाई, कोई दिक्कत नहीं, और एक परपेंडिकुलर इस तरफ आ जाएगा, आप कहेंगे IRMS sin फाई। अब पावर का फार्मूला आप जानते हैं, पावर का फार्मूला होता है E इंटू आई। तो ये ERMS और IRMS cos फाई जो यहाँ दो केस बन रहे हैं, केस नंबर वन क्या है? E और I सेम फेज में है। तो इस केस नंबर 1 में अगर आप ध्यान से देखेंगे केस 1 में, तो यहाँ का पावर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ERMS और IRMS cos फाई, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया, दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है। लेकिन अगर आप इस ERMS का इसके साथ पावर निकालेंगे तो केस 2 के अंदर अगर देखा जाए तो आप कहेंगे ERMS IRMS sin फाई दूसरा है, और इनके बीच में दोनों, जब आप कोई भी दो चीजें लेते हैं तो उसके बीच का एंगल लेते हैं। तो cos थीटा का मतलब इस और इसके बीच का एंगल, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी? cos 90। अगर आप मतलब आप समझ गए, एक वाला कंपोनेंट एक ये है, करंट की वैल्यू ये है, क्या है? IRMS sin फाई, ये क्या है? sin फाई। इसको मैं प्रॉपर जरा लिख देता हूं। सो इस टर्म को ध्यान से देखिए, जो पहला वाला है, पहला पावर ERMS एक चीज, वोल्टेज है ERMS और करंट है IRMS cos फाई, और इन दोनों के बीच का एंगल cos 0 डिग्री यानी cos 0 डिग्री, ERMS IRMS cos फाई। अभी मैं इसको एक करंट का अमाउंट मान रहा हूं, तो इस अमाउंट और इस अमाउंट के बीच में एंगल 0 डिग्री है। दूसरा वाला जो ये वाला है IRMS sin फाई, इसके और इसके बीच में एंगल 90 डिग्री है। तो एक अमाउंट ERMS, उसके साथ IRMS sin फाई और cos 90, तो इस cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो P2 की वैल्यू हो जाएगी 0। P1 की वैल्यू cos 0 तो 1 है, यानी P1 की वैल्यू एज इट इज हो जाएगी सेम, यही वाला अमाउंट हो जाएगा। लेकिन जो P2 की वैल्यू है वो 0, यानी पावर कितना ऑफर किया? 0। किसने? IRMS sin फाई ने। तो इसी IRMS sin फाई वाले कंपोनेंट को आप कह सकते हो वॉटलेस करंट। ये तीसरा एग्जाम्पल हुआ जो हमने फेजर के थ्रू एग्जाम्पल दिखाया। तो कई बार आपको वॉटलेस करंट डिफाइन करना हो तो आप इस थ्योरेटिकल क्वेश्चन में तो आप इसको फेजर बना करके और इस टर्म को कह सकते हो कि ये वाला करंट वॉटलेस करंट है। तो आई होप कि आपको वॉटलेस करंट भी यहाँ प्रॉपर तरीके से समझ आया।
लास्ट एक आखिरी चर्चा इंडिविजुअल एनर्जी की कर लेते हैं ज़रा, जो आपको पहले से भी पता हो लेकिन फिर भी एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। एसी सर्किट में पावर की चर्चा हो गई। मैंने कहा था कंबाइंड आप एनालिसिस करिए, आप इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, बस उस एंगल का ध्यान रखना है। तो बाकी एनर्जी एसोसिएशन की बात करें तो किसी रजिस्टर के क्रॉस आप जानते हो जो भी एनर्जी है या फिर हीट है वो कैसे निकल रही है, तो I²RT। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एनर्जी कंजम्पशन कितना, I²RT या V²/R×T। एनर्जी स्टोर्ड कितना, तो आप जानते हो 0। कोई एनर्जी स्टोर नहीं करता, सारी की सारी बर्न आउट कर देता है। ये आपको कहानी क्लियर है रजिस्टर के क्रॉस। इंडक्टर की अगर बात करें तो इंडक्टर की एनर्जी का भी फॉर्मूला हमने डिराइव किया हुआ है। स्टोर कितना करता है, ½ Li²। कंज्यूम कितना करता है, 0। कोई कंजम्पशन नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो करंट पास करते हैं उसको वाटलेस करंट कहा जाता है। तो वो कोई एनर्जी स्टोर नहीं करता, बर्न नहीं करता, 0 बर्निंग करता है। और जो स्टोर करता है उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है रिवर्सिबल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, उसको आप ½ Li² कहते हो। अगर ऐसे ही कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर भी एनर्जी जो स्टोर करता है वो 0, कोई स्टोरेज नहीं। एनर्जी जो खर्च करता है वो 0 और जो स्टोर करता है वो ½ CV²। ये भी आपने चैप्टर नंबर 2 से ही डिफाइन किया हुआ है। इलेक्ट्रोस्टैट में ही हमने समझ लिया था कि जो कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर होती है वो ½ CV² होती है। और एनर्जी कंजम्पशन यानी एनर्जी बर्न कितना करता है, तो आंसर इज 0, क्योंकि इसके प्योर कैपेसिटी सर्किट में भी जो एनर्जी का जो एनर्जी है वो एवरेज पावर है, जो एवरेज पावर ऑफर करता है वो 0 करता है, तो वाटलेस करंट ही कहा जाता है। तो ओवरऑल ये है कि कैपेसिटर और इंडक्टर इतनी एनर्जी स्टोर करते हैं, रजिस्टर कोई स्टोर नहीं करता, इतना खर्च करता है। तो ये तो एनर्जी से जुड़ी हुई बात होगी। आप इंडिविजुअल पावर के लिए भी अगर प्रूफ करना हो तो आप उसमें एंगल का ध्यान रखेंगे, आप आसानी से प्रूफ कर पाएंगे। तो आई होप कि आपको इन सब चीज़ों की क्लैरिटी आई प्रॉपर तरीके से कि आखिर ये दोनों क्या हैं, पावर क्या है, और एसी सर्किट की पावर एनालिसिस अब आप अच्छे से कर पाएंगे। तो इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस आपको करने हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको LC ऑसिलेशन और ट्रांसफार्मर, ये 2 बचे हुए हैं, इनकी चर्चा नेक्स्ट वीडियोज़ में की जाएगी। थैंक यू।